बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। एंड टुडेज़ जो है हम लोग कंटिन्यूशन करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था। वी आर गोइंग टू इवेल्युएट। कल हमने जो है लास्ट लेक्चर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया था, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वी फाइंड आउट that our current consumption is better than future consumption. So for having a better future consumption, you have to make some smart decisions, smart investment decisions. आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हो, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हो, आपके पास आप कौन सी स्ट्रीम यूज़ करते हो, सिंगल अमाउंट की स्ट्रीम यूज़ करते हो, कंपाउंडिंग यूज़ करते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग यूज़ करते हो, आप मिक्स स्ट्रीम किसी में इन्वेस्टमेंट करते हो। दिस इज़ अप टू यू, यू हैव टू मेक अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. The objective of this subject is to give you some tools and techniques to evaluate the financial asset and investment. चूँकि इसका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ भी हम जो है वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इन्वेस्टर जो है वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। आपके पास जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो मार्केट हैं, आपको ऐसे मेथड इसमें बताए जाएंगे कि आप उन्हीं सिक्योरिटीज़ के ऊपर वो मेथड्स अप्लाई करके बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो कर सकते हो। सो व्हाट वी गोना डू, वी आर गोइंग, जो हमने स्टार्ट में किए थे कि हम सबसे पहले रिलेटिव मॉडल्स जो हैं फॉर वैल्यूएशन वो करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव मॉडल। अगर किसी ने देखना है कि हमने और कौन कौन से मॉडल डिस्कस करने हैं, तो लास्ट लेक्चर में वो उसको देख सकता है कि उसके अंदर कितने मॉडल्स जो हैं मैंने बताए थे। तो हम उन मॉडल्स में से सबसे पहले जो टाइप्स हैं उसको देखते हैं। दीज आर द रिलेटिव मॉडल्स। In relative model, we are going to see how to evaluate your security on the basis of PE रेशो। सबसे इम्पोर्टेंट रेशो है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली रेशो है इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। सेकंड पार्ट इज़ बुक टू market ratio. Then we are going to sales to price ratio, and the last one is cash to price रेशो। ये चार रेशोज़ आप यूज़ कर सकते हो टू मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप इसमें जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा और ये मॉडल्स हम डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद आप यू विल बी एबल टू मेक अ वेरी गुड assumption on the basis of these models के whether this stock जो इस टाइम आपको नज़र आ रहा है, जो आप जिस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, either that stock is undervalued or overvalued. This is one of the method to give you a fundamental about the financial asset कि आप उसको अभी ख़रीदना चाहिए कि अभी उसको आपको बेचना चाहिए। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो मॉडल देखेंगे दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशो की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वह हमें एसेट को ख़रीदना चाहिए कि बेचना चाहिए। तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशो होती क्या है? इट इज़ अ वैल्यूएशन, इट इज़ अ वैल्यूएशन रेशो यूज़ for
pricing of securities and securities और कंपनीज आप कर सकते हैं, securities और पीई रेशियो को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस जो मार्केट में कोट होती है, जो एक पर्टिकुलर डेट पे आप मार्केट में कीमतें देखते हो स्टॉक की, अगर आप PSX की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें आप डेली बेसिस पे स्टॉक्स की प्राइसेस, ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरेज, ठीक है, कितनी हाई पे गई, कितनी लो पे गई, ये सारी प्राइसेस की कोटेशंस जो हैं आप स्टॉक मार्केट पे देख रहे होते हो। हम मोस्टली क्लोजिंग प्राइसेस को यूज़ करते हैं टू एवेलुएट कि इस दिन क्या प्राइस रही एक स्टॉक की, किस प्राइस के ऊपर वो क्लोज हुआ। हम जनवरी 1 की अगर मार्केट प्राइस देखेंगे और डेली बेसिस पे देखेंगे तो क्लोजिंग प्राइस को मोस्टली हम देखते हैं। ऑन द अदर हैंड अर्निंग पर शेयर इज़ दी वैल्यूएशन रेशो, और एक किस्म की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इसको कहते हैं हम लोग। तो अर्निंग पर शेयर आपकी जो है वो कैसे निकलती है आपके पास, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट जो है ये अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, मतलब इसको आप नो पैट भी कहते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट या नो पैट भी कुछ लिखते हैं, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ऐसे आप अर्निंग पर शेयर फाइंड कर सकते हैं। और मार्केट प्राइस आपको डेली बेसिस पे मार्केट से मार्केट प्राइस आपको मिल जाती है। तो ये पी रेशो कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं है। नेट प्रॉफिट भी आपको बैलेंस शीट में दिया होता है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स भी आपको, नेट प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिया होता है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो आपको बैलेंस शीट से आराम से मिल जाते हैं। आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हो, और उसको फिर आप कंपेयर कर सकते हो मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर को। तो आप पीई रेशो जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, फाइंड कर सकते हैं। तो पीई रेशो की सिग्निफिकेंस क्या है? अगर सिग्निफिकेंस ऑफ पी रेशो, it tells about the payback period of इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट की वर्थ उसके पेबैक पीरियड को बताता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। उसके बाद इट इज़ अ वेरी ओल्ड रेशो। इवन इट्स पी रेशो जो है वो 1930s में भी इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता था। 1960s में भी इस्तेमाल हुआ। जब फर्स्ट टाइम कैपम मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ, जो हम लोग पहले कर चुके हैं, कैपम मॉडल 1964-1965 में जाकर आइडेंटिफाई हुआ था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जो उसके अंदर पहली खामी आइडेंटिफाई की गई थी, जो पहली उसके अंदर अनॉमली आइडेंटिफाई की गई थी, वो पीई रेशो की मदद से आइडेंटिफाई की गई थी। 1960s के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था फॉर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ को देखने के लिए। तो कैपम की पहली अनॉमली
कैपम की फर्स्ट अनोमली जो थी वो कौन सी थी, आपकी पी रेशो थी। ठीक है, उसकी वजह से हमने मॉडल को थोड़ा सा उसके अंदर आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क के फैक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई किया था। नॉन सिस्टमेटिक रिस्क फैक्टर्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसकी वजह से इट इज़ अ हाईली यूज्ड रेशियो इन फाइनेंशियल मार्केट्स। सो वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिसीजन कर सकते हो, कैसे ये आपको पे बैक पीरियड बताता है कि इन्वेस्टमेंट का, और कैसे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ पी रेशो। कैसे आपको पता लगेगा कौन सा स्टॉक आपने ख़रीदना है और कौन सा स्टॉक आपने बेचना है विद द हेल्प ऑफ पी रेशो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम एक सेक्टर को अज्यूम करते हैं कि ये फुल सेक्टर है। तो हमारे पास आ जाता है जी द होल रिफाइनरी सेक्टर। और तो पूरे रिफाइनरी सेक्टर में हम अज्यूम करते हैं कि इसमें 4 कंपनीज़ हैं पूरे रिफाइनरी सेक्टर में। तो हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर आ गया है जिसके स्टॉक्स हैं हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर के, और रिफाइनरी सेक्टर में हमारे पास 4 स्टॉक हैं। लेट्स अज्यूम वी गॉट ARL, सिंबल है स्टॉक का ARL, PRL, NPL एंड बाइको। ये 4 स्टॉक्स हैं हमारे पास रिफाइनरी से। ऑन जनवरी 1 ये जनवरी 1 का डाटा हमारे पास है। जनवरी 1 2020 हमारे पास मार्केट में इसकी जो मार्केट प्राइस आ रही है हम मार्केट प्राइस देखते हैं। ARL की जो मार्केट प्राइस है रुपीज़ में वो है 80 रुपीज़। PRL की मार्केट प्राइस है आपके पास 120 रुपीज़। NPL की आपके पास जो मार्केट प्राइस है दैट इज़ 400 रुपीज़। एंड बाइको की जो मार्केट प्राइस है, शेयर की जो कीमत चल रही है मार्केट में, वो 40 रुपीज़ चल रही है। हमने कंपनी की बैलेंस शीट ऑफ इनकम स्टेटमेंट देखी और इनकम स्टेटमेंट से हमने EPS का फॉर्मूला लगाया जो मैंने आपको बताया था। अर्निंग पर शेयर इज़ इक्वल टू नेट प्रॉफिट, जिसको हम NOPAT भी कहते हैं। NOPAT नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये हमने फार्मूला लगाया और इस फार्मूले को लगाने के बाद हमने रिज़ल्ट फाइंड किए कि अर्निंग पर शेयर हर कंपनी की कितनी है। तो EPS हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास अर्निंग पर शेयर है ARL की 10 रुपीज़। ठीक है, PRL की 12 रुपीज़। अर्निंग पर शेयर हर शेयर पे जो शेयर होल्डर कमा रहा है कंपनी से ऑन एक्चुअल वो है 12 रुपीज़। उसके बाद 35 रुपीज़ एंड अर्निंग पर शेयर बाइको की है, पर शेयर जो अर्निंग हो रही है दैट इज़ 5 रुपीज़। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने हर कंपनी का PE रेशो फाइंड कर लेना है। PE रेशो का फॉर्मूला क्या है आपके पास, मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर।
अगर हम देखें हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर भी गिवन है और अर्निंग पर शेयर भी गिवन है। हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ARL की हम करते हैं तो ARL की पी रेशो आपके पास आ जाएगी 80 रुपीज़ उसकी मार्केट प्राइस है, 10 रुपीज़ उसकी अर्निंग पर शेयर है, तो आपके पास पी रेशो जो है वो आ जाएगी 8 रुपीज़। 8 आ जाएगी आपके पास रेशो 8, ये 8 आ गई। इसी तरह 120 को 12 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। 400 को 35 पे डिवाइड करेंगे 11.42 आ जाएगी। और उसके बाद 40 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब इन सबको टोटल कर लेंगे, इसका समीशन ले लेंगे। तो टोटल किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो आई दैट इज़ 37। टोटल पी रेशो सारी पूरे सेक्टर की जो है रिफाइनरी सेक्टर की टोटल पी रेशो हमारे पास कितनी आई 37.42। ये हमारे पास टोटल सेक्टर की पी रेशो आ गई। अब मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि आपको ये बताऊँ कि पी रेशो तो पता लग गई, ये तो रेशो एनालिसिस हो गया हमारा कि पी रेशो क्या है, इसकी पी रेशो क्या है, इसकी पी, लेकिन ये कुछ बता नहीं रहा अभी। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको एक वजह बता सकूँ कि आपने स्टॉक को ख़रीदना है कि बेचना है। उसके लिए आपको वैल्यूएशन करनी है स्टॉक की। अभी वैल्यूएशन तक हम पहुँचे नहीं। अब मैं इस नीचे वाले फार्मूले को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूँगा ताकि मुझे जो ये मार्केट प्राइस, ये एक मार्केट प्राइस है जो मार्केट में चल रही है, क्या ये सही है मार्केट प्राइस? क्या इस मार्केट प्राइस पे मुझे स्टॉक को ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए? इसको मुझे निकालने के लिए एक फेयर मार्केट प्राइस चाहिए, एक सही मार्केट प्राइस चाहिए। अगर वो 80 के बराबर आती है, ARL की फेयर मार्केट प्राइस भी 80 निकलती है तो ठीक है, ये मार्केट प्राइस बिल्कुल ठीक है। लेकिन इट इज़ वेरी अनलाइकली कि फेयर मार्केट प्राइस और एक्चुअल मार्केट प्राइस इक्वल हो। अब फेयर मार्केट प्राइस मैं कैसे निकालूंगा? फेयर मार्केट प्राइस मैं ऐसे निकालूंगा, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ फॉर्मूले को पूरे सेक्टर के रिलेटिव। ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव मॉडल है, पूरे सेक्टर से हम रिलेट करेंगे पी रेशो को। जब हम पूरे सेक्टर से रिलेट करेंगे तो हमारे पास एक पूरे सेक्टर के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो पूरे सेक्टर में मैं एवरेज पी रेशो मैंने सम निकाल लिया है। पूरे सेक्टर में रिफाइनरी सेक्टर में मैंने 4 स्टॉक का टोटल निकाल लिया। इसका मैं एवरेज पी रेशो, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एवरेज पी रेशो में पूरे सेक्टर के हिसाब से, तो मेरा ये जो MPS है ये एवरेज पी रेशो की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एवरेज पी रेशो पूरे रिफाइनरी सेक्टर की है। ये MPS मार्केट प्राइस पर शेयर जो है ये फेयर प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और EPS हमारा, क्योंकि ये कंपनी के फंडामेंटल से है, ये सेम रहेगा। तो अब मेरे पास EPS मुझे मालूम है, अर्निंग पर शेयर मुझे मालूम है, हर कंपनी का अर्निंग पर शेयर ये दिया हुआ है। एवरेज पी रेशो कैसे निकलेगी? पूरे रिफाइनरी में 4 कंपनीज का टोटल आया 37, तो 37 का मैंने एवरेज पी निकालना है। तो एवरेज पी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 37.42 डिवाइड बाय कितनी कंपनीज हैं? 4 कंपनीज हैं, तो 4 कंपनी से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एवरेज जो पी रेशो आएगी वो 9.35। हर कंपनी की जो एवरेज पीई रेशो है वो कितनी है 9.35। अब मेरे पास हर कंपनी का EPS भी पड़ा हुआ है, मेरे पास हर कंपनी का एवरेज पी रेशो भी पड़ा हुआ है। मैंने क्या फाइंड करना है? मैंने फेयर प्राइस फाइंड करनी है, जिस प्राइस पे मुझे पता लगेगा मैंने इस स्टॉक को ख़रीदना है या बेचना है। ठीक है, तो फेयर प्राइस के लिए ये भी मुझे मालूम है, तो ये भी मुझे मालूम है। इसको मैं सिंपली इधर ले जाऊंगा, तो फेयर प्राइस
will be equal to average PE ratio multiply by EPS. Average PE ratio is 9.35. EPS हर कंपनी का मुझे दिया हुआ है इस सूरत में, तो यहाँ पर मैं हर कंपनी की फेयर प्राइस फाइंड कर सकता हूँ। वो कैसे? EPS में एवरेज, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, एवरेज पी रेशो को मल्टीप्लाई करूँगा, और एवरेज पी रेशो क्या आई है मेरे पास? 9.35 आई है। 9.35 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाता है 93.5 आ जाता है। 9.35 को मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 112.2। 9.35 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 35 से, तो मेरे पास आ जाता है 327.5। 9.35 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो मेरे पास आ जाता है 46.75। दिस इज़ द फेयर प्राइस, जो प्राइस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पी रेशो। तो स्टेटस चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप डिसीजन करोगे वेदर स्टॉक्स आर अंडर प्राइस्ड या स्टॉक आर ओवर प्राइस, या वो ओवर प्राइसिंग में होंगे या वो अंडर प्राइसिंग में होंगे। अभी मार्केट में जो कीमत चल रही है वो चल रही है 80 रुपीज़। जो ARL की कीमत चल रही है वो कितनी चल रही है? 80 रुपीज़। कॉमन सेंस की बात है, मार्केट में कीमत चल रही है जितने का ये आप ले सकते हो वो है 80 रुपीज़, लेकिन इसकी फेयर प्राइस है, जो इसकी प्राइस होनी चाहिए वो है 93.5। इसका मतलब है मार्केट ने सही कीमत नहीं लगाई, मार्केट में ये स्टॉक अंडर वैल्यू है। स्टेटस क्या है इसका? इट इज अंडर वैल्यूड। सेकंड, PRL, फेयर प्राइस इसकी जो मार्केट में कीमत चल रही है दैट इज़ 120 रुपीज़। अभी जो जनवरी 1 की क्लोजिंग प्राइस है वो है 120 रुपीज़, लेकिन इसकी फेयर प्राइस बन रही है 112। इसका मतलब है ये स्टॉक अपनी फेयर प्राइस से ऊपर जा रहा है। दिस स्टॉक इज ओवर प्राइस्ड। कहते हैं अपनी हैसियत से बढ़कर ट्रेड हो रहा है इस टाइम मार्केट में, और मार्केट में ये इस टाइम ओवर प्राइस्ड है, इसकी कीमत ज़्यादा है। अगेन NPL की तरफ आ जाते हैं। इसमें जो मार्केट में कीमत चल रही है वो चल रही है 400। अभी जो कीमत मार्केट में है इसकी कीमत होनी चाहिए थी 327 रुपीज़, लेकिन चल कितनी रही है? 400। तो ये भी आपका ओवर प्राइस स्टॉक है। और लास्टली आपके पास बाइको की मार्केट में कीमत चल रही है 40 रुपीज़, लेकिन इसकी फेयर प्राइस कितनी होनी चाहिए? 47 रुपीज़। 47 का ये बिकना चाहिए, इसकी फेयर प्राइस है, मार्केट में 40 का है। इसका मतलब है ये स्टॉक आपका क्या है? अंडर प्राइस्ड। ओके, नाउ रिजल्ट। आपको इन 4 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक ख़रीदना चाहिए और कौन सा स्टॉक बेचना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टॉक अंडर वैल्यूड हैं इसका मतलब है उनके अंदर पोटेंशियल है, वो अपनी फेयर प्राइस तक आएंगे। मतलब वो अभी अंडर प्राइस, मार्केट में उनकी कीमत कम है लेकिन उनका पोटेंशियल है, उनकी फेयर प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसका मतलब है फ्यूचर के अंदर उनके अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है, वो अपनी असल प्राइस की तरफ जाएंगे।
तो आप अभी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और आप इसको बाय कर लें, क्योंकि इसने फेयर प्राइस जो है इसकी ज़्यादा है। इसकी एक्चुअल कीमत जो आपने फाइंड की है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव टू द इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री, इसकी कीमत जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये 80 का भी कोट हो रहा है, इसकी कीमत 93 होनी चाहिए थी, तो ये 93-94 तक जाएगा। आप इसको अभी ख़रीद लें। अगर अभी ख़रीद लेंगे तो जब ये 1993 तक जाएगा तब जाके आप इसे सेल करेंगे तो आपको इस पर फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी तरफ जो स्टॉक ओवर प्राइस होते हैं, इसका मतलब है वो उनकी एक्चुअल प्राइस तो कम है लेकिन मार्केट में वो ज़्यादा के बिक रहे हैं। तो वो स्टॉक्स जो हैं वो किसी इंफॉर्मेशन की वजह से या शॉर्ट टर्म उनके अंदर इंक्रीज़ आए किसी न्यूज़ की वजह से, वो अपनी जो है एक्चुअल प्राइस की तरफ वापस आएंगे, वो नीचे की तरफ वापस आएंगे। अगर आप उसमें पैसे कमा रहे हो या उसमें इन्वेस्ट किया तो यू शुड सेल दैट स्टॉक बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ड्रॉप डाउन इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू पी रेशो। ठीक है। देन जो भी ओवर प्राइस होंगे उनको आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, और जो अंडर प्राइस होंगे उनको आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। नो दिस इज़ दी वन एनालिसिस जिसकी बेस पे मैंने ये रिज़ल्ट निकाल दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार इन्हीं पैटर्न को मार्केट जो है फॉलो करे। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कल इन्वेस्टमेंट करें, आप अपनी एक फेयर प्राइस निकाल लें, वो आपको नुकसान हो जाए और आप मुझसे आगे कहें जी ये तो हमारा नुकसान हो गया। दिस इज़ द वे टू एस्टिमेट द मार्केट। हो सकता है मार्केट में उस टाइम कोई और न्यूज़ चल रही हो सकता है एक्सचेंज रेट की वजह से मार्केट जो है ऊपर नीचे जा रही हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से ऊपर नीचे जा रही हो, या करेंसी डिवेल्यूएशन की वजह से प्राइसेस के अंदर डिफरेंस आ रहा हो। तो देर आर मैनी फैक्टर्स which the investor has to look for before making an investment, but this is one way with the fundamentals of the company आप जो है फेयर प्राइस निकाल के इसका एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं बहुत आराम से। नाउ कमिंग टूवर्ड्स पी रेशो से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। सो सेकंड रिलेटिव मॉडल इज़ बुक टू मार्केट रेशो। पहले हम इस रेशो को समझ लें, फिर इस रेशो के बाद हम इस पे डिसीजन मेकिंग वाला जो है टेबल बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक फॉर दिस टेबल, और फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक फॉर द कैलकुलेशन। सो व्हाट इज़ बुक वैल्यू। इसमें डेफिनेटली बुक टू मार्केट रेशो में दो हैं, बुक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक एंड मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। डेफिनेटली मार्केट प्राइस तो जो मार्केट के अंदर कोट हो रही है वो आ जाएगी आपके पास। वो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था उसी तरह इसी क्वेश्चन में मार्केट में जो प्राइस आ रही है स्टॉक की, वही प्राइस जो है हम मार्केट प्राइस में यूज़ करेंगे, लेकिन उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, बुक वैल्यू के साथ। नाउ व्हाट इज़ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हम फाइंड करते हैं टोटल इक्विटी, जिसको आप ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं, टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ़ शेयर्स, जो जितने भी शेयर्स आपने शेयर होल्डर्स को इशू किए हैं वो बैलेंस शीट के अंदर से पता लग जाते हैं आपको, या नोट्स के अंदर लिखे होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं हमारे इशू हो चुके हैं। अब टोटल इक्विटी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। एवरीवन हु डू अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट उसने पढ़ा होता है, उसको सबको अकाउंटिंग इक्वेशन का पता होता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, जिसको हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। अब ये टोटल का वर्ड आ रहा है तो टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटी, टोटल इक्विटी
दिस इज़ दी अकाउंटिंग इक्वेशन। और अगर हमने टोटल इक्विटी फाइंड करनी है, टोटल लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ ले जाएंगे, तो हमारे पास टोटल इक्विटी इज़ इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। इन दिस वे वी विल फाइंड दी टोटल इक्विटी। और हम टोटल इक्विटी को फिर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पे, तो हमारे पास जो है बुक वैल्यू पर शेयर जो है आ जाएगी। मार्केट प्राइस पर शेयर आपको पता है, मार्केट प्राइस आपके पास जो मार्केट में कोट हो रही होती है। तो बुक टू मार्केट रेशियो, जिसको मैं BMR कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट बीमार, दिस इज़ BMR। बुक टू मार्केट रेशियो इज़ बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है, एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। आप इस तरह जो है इस फॉर्मूले के तहत बुक टू मार्केट रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सो सॉल्विंग द क्वेश्चन, और हम लोग इसमें भी यही करेंगे कि एट द एंड वी विल मेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ बुक टू मार्केट रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, फर्टिलाइज़र सेक्टर को ले लेते हैं। एक फर्टिलाइज़र सेक्टर की 4 कंपनीज, फर्टिलाइज़र सेक्टर में आ जाते हैं। और ऑन मार्च 1st 2019 को ये हमने डाटा लिया है। तो ये हमारे पास आ गए स्टॉक्स, दीज आर DHL, ठीक है, ECL, दिस इज़ अ कंपनी नॉट एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, FEBL, एंड लास्ट वन FFCL। ये 4 कंपनीज जो हैं हमारे पास हैं। इनमें हमने डिसीजन करना है वेदर टू सेल और बाय द स्टॉक, ठीक है। सबसे पहले इस डेट को हमारे पास इसकी मार्केट में कोई प्राइस कोट हो रही होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, MPS कहते हैं। MPS जो है वो हम इसका रिकॉर्ड कर लेंगे पहली तारीख का। तो हमारे पास DHL का जो शेयर है वो 1 मार्च को 200 का बिक रहा था मार्केट में, ECL 280 का। उसके बाद जो आपके बाद FEBL जो है वो 40 रुपीज़ का, एंड FFCL जो है वो आपके पास 100 रुपीज़ का सेल हो रहा है। बुक वैल्यू जो है वो हमने बुक वैल्यू पर शेयर वो हमने बुक से फाइंड कर ली, मतलब इसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमने फाइंड कर ली। हमने वहाँ से टोटल इक्विटी निकाली बैलेंस शीट से, टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस किया, फिर उसे नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिवाइड किया, तो हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर आ गई। और इस बुक वैल्यू पर शेयर को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। DHL की बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो आ रही है 100 रुपीज़, ECL की आपके पास आ रही है 150 रुपीज़, और उसके बाद आपके पास जो है वो FEBL की जो बुक वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16 रुपीज़, एंड लास्टली जो FFCL है उसकी बुक वैल्यू आपके पास आ रही है 45 रुपीज़। तो मैंने पीछे अभी आपको जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा सा बताया कि इसके अंदर जो है मैंने अब यहाँ पर मैंने क्या फाइंड करना है, इधर चूँकि ये क्वेश्चन बुक टू मार्केट रेशो के हिसाब से हमने डिसीजन करना है, तो वी नीड BMR, बुक टू मार्केट रेशो, ठीक है। जो एक्चुअल हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू बुक टू मार्केट रेशो। और बुक टू मार्केट रेशो मैंने आपको बताया BMR इज़ इक्वल टू बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। हर कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर भी दिया हुआ है, बुक वैल्यू पर शेयर भी दिया हुआ है। बुक वैल्यू पर शेयर को
मार्केट प्राइस पर शेयर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, BMR आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 200, इट विल बी 0.5. नेक्स्ट वन इज इसको 150 डिवाइड बाय 280, दिस विल बी 0.54. देन 16 divided by 40, this will be 0.4. and lastly 45 divided by 100, this will be 0.45. ठीक है, ये आपके पास आ गया हर कंपनी का अलग अलग से BMR. लेकिन मैंने जो है यहाँ पर रिलेटिव मॉडल बनाना है और उसकी बेस के ऊपर मैंने डिसीजन करना है. तो पूरे सेक्टर से रिलेट करके मैंने जो है फेयर प्राइस जो है वो फाइंड करनी है. यहाँ पर मुझे फेयर प्राइस चाहिए. अगेन आई नीड अ फेयर प्राइस. ठीक है, फेयर प्राइस मुझे चाहिए. मैं अगेन इस जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ. मैंने रिलेटिव टू द सेक्टर लेके आना है. तो रिलेटिव टू द सेक्टर लाने के लिए मुझे पूरे सेक्टर के बुक टू मार्केट रेशियो का मैं एवरेज निकाल लूँगा. हर कंपनी का एवरेज अलग, हर कंपनी का एवरेज रिलेटिव टू द होल सेक्टर. तो मेरे पास एवरेज BMR आ जाएगा. एवरेज BMR अगर मैं करता हूँ इज इक्वल टू बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय देन दिस मार्केट प्राइस विल, क्योंकि ये अब एवरेज BMR हो गया, ये मार्केट प्राइस जो हो जाएगी फेयर मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाएगी. दिस विल बी फेयर प्राइस. अब मेरे पास हर कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर अवेलेबल है. अब एवरेज जो है बुक BMR जो है बुक टू मार्केट रेशियो वो मैं फाइंड कर लेता हूँ. वो मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं इन सबको टोटल कर लेता हूँ. मेरे पास जो टोटल आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.89. ये मेरे पास टोटल आ गया. अब मैंने इसका एवरेज BMR निकालना है. तो पूरे सेक्टर का टोटल BMR डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपनीज. तो मैंने जब ये डिवाइड किया तो मेरे पास एवरेज BMR जो है वो आया 0.4725. अब मेरे पास एवरेज BMR भी आ गया है और बुक वैल्यू पर शेयर भी हर कंपनी ये आ गई है. अब मुझे अगर फेयर प्राइस फाइंड करनी है, आई नीड टू फाइंड फेयर प्राइस. तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मुझे चेंज करना होगा. अब मैं फेयर प्राइस को इधर ले आता हूँ. फेयर प्राइस अगर मुझे फाइंड करनी है तो मुझे बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय एवरेज BMR करना पड़ेगा. ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो फिर मेरे पास जो है फेयर प्राइस आ जाएगी. बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय एवरेज BMR. और एवरेज BMR जो है वो आपको ये दिया हुआ है 0.4725. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला फेयर प्राइस, अब मैं क्या करने लगा हूँ, फेयर प्राइस फाइंड करने लगा हूँ. फेयर प्राइस फाइंड करने के लिए मुझे जो एवरेज BMR है और आपके पास जो बुक वैल्यू पर शेयर है, बुक वैल्यू पर शेयर आपको हर कंपनी की दी हुई है, उसको डिवाइड कर देना है एवरेज BMR जो हमारे पास 0.4725 आ गई है. ठीक है, ये बुक वैल्यू पर शेयर है हमारी दी हुई. हर एक को फेयर प्राइस अगर मैंने फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, ये 100 को डिवाइड करूँगा 0.4725 से. तो मेरे पास जो है 211.6 आ जाएगा विच इज़ दी फेयर प्राइस. इसी तरह 150 डिवाइड बाय 0.4725
4725 करूँगा तो मेरे पास जो है फेयर प्राइस आ जाएगी, दैट इज़ 317.46। ठीक है, इसी तरह मैं 16 को डिवाइड करूँगा। 16 को डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ जाएगी 33.86 एंड लास्टली मेरे पास आ जाएगी 95.23। ये मेरे पास आ गई फेयर प्राइस आफ्टर यूजिंग BMR. So let's come towards the results. Status, whether it is overpriced or underpriced. आपने इसको MPS के साथ कंपेयर करना है। Look at the figure और अंदाज़ा लगाएं whether this is overpriced और underpriced। यहाँ पर पहला जो मेरे पास आ रहा है that is underpriced। मार्केट प्राइस आपके पास 200 है, फेयर प्राइस आपके पास 211 है। दिस स्टॉक इज़ अंडर प्राइस, इसके पास पोटेंशियल है, ये 211 तक जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत क्या चल रही है, 200 चल रही है। दिस इज़ ऑल्सो अंडर प्राइस। जो मार्केट प्राइस चल रही है 280 चल रही है, फेयर प्राइस जो है 317 है। दिस इज़ the fair price is 33 or 34, market price is 40, is definitely overpriced stock. And this is again overpriced. Fair price is 95, actual price is जो अभी चल रही है, fair price is 95, quoted price जो market में इसमें चल रही है वो 100 है। This stock is also overpriced. Underpriced stocks को आप बाय करेंगे, ओवर प्राइस स्टॉक्स को आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। ओवर प्राइस स्टॉक्स को, दिस इज़ योर रिजल्ट अकॉर्डिंग टू बुक टू मार्केट रेशो। वेदर टू बाय, ये आपने वैल्यूएशन की, ये सारी आपने वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन के बाद आपने स्टेटस निकाला, स्टेटस के बाद आपने रिज़ल्ट दे दिया कि आपको आपके अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस you have to buy और sell the stock। दो स्टॉक मतलब आप DHL को बाय करें, ECL को बाय करें, FEBL को सेल करें और FFCL को आप क्या करें, सेल करें, क्योंकि इसके अंदर अभी पोटेंशियल नहीं है, ये ओवर प्राइस्ड हैं, जबकि पहले दो स्टॉक्स जो हैं वो आपके क्या हैं, अंडर प्राइस्ड हैं और उसके अंदर जो है आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो अगर आप अपना जो आपके पास स्टॉक्स हैं आप उनका अगर एनालिसिस करना चाहें तो यू कैन डू अ वेरी गुड एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूलाज। और ये फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, आप इनकी बेस पे एनालिसिस करें, एनालिसिस करके रिज़ल्ट निकालें, रिज़ल्ट निकालने के बाद और बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन करें। और बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन जब आप कर लेंगे तो आपका स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है, यू कैन एनालाइज दैट, you can gain money from that, you can lose money from that. So these are the strategies जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाती हैं। तो इस बेस पर आप जो है डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकते हो किसी भी स्टॉक के अंदर। सो दिस इज़ जो नेक्स्ट टू जो टॉपिक्स हैं वो हम इनके क्वेश्चंस भी कुछ नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, आपको कोई क्वेश्चंस भी मैं दूंगा। साथ में जो हैं बाकी के दो भी सेम इसी तरह के हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन करेंगे हम ताकि वो भी क्लियर हो जाएं। एंड अगले जो वैल्यूएशन मॉडल है उसकी तरफ भी चलेंगे ताकि वो भी हम थोड़ा सा क्लियर कर सकें। कुछ वैल्यूएशन मॉडल जो हैं हम मज़ीद कवर करेंगे। तो आज के लिए हम लोगों ने दो वैल्यूएशन मॉडल किए हैं। फर्स्ट वैल्यूएशन मॉडल वाज बेस्ड ऑन द प्राइस टू अर्निंग रेशो, उसके अंदर भी हमने ओवर प्राइस और अंडर प्राइस स्टॉक निकाले थे और उनके बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग का डिसीजन किया था। सेकंड मेथड फॉर वैल्यूएशन द सिक्योरिटी इज़ दी बुक टू मार्केट रेशो। बुक टू मार्केट रेशो की बेस पे आप ये डिसीजन करते हैं कि वेदर टू बाय अ स्टॉक और सेल अ स्टॉक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि अगर
ये किसी कंपनी का एनालिसिस नहीं है। अगर आप ख़ुद से कोई स्टॉक ख़रीदना चाहें या बेचना चाहें, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की वेबसाइट पे, उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे अवेलेबल होती हैं और उनकी मार्केट प्राइस जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है और आप कोई डिसीजन मेकिंग, बेहतर डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, तो ये मेथड जो हैं इन्वेस्टर के लिए होते हैं। वो इन मेथड को यूज़ करके स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।